देखो ये भी क्या कर रहा है, ये भी पॉजिटिव की ही तरफ जा रहा है, तो ये भी कैसे है, नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क क्लॉथ को दे रहा है, तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो यहाँ मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ वो किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, या फिर किसी नीट, आईआईटी जे कहीं पे भी आए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से होने वाले हैं। जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स को स्किप या फिर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी करने जरूरी होते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक हैं। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है हमारा। आज के न्यूमेरिकल हमारे थोड़े से इजी होने वाले हैं, हम ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। हमें दो स्मॉल चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो न्यूमेरिकल करने का सिंपल मेथड ये होता है कि आप पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। सिंपल है, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ो और जो वो बोल रहा है उसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, स्मॉल चार्ज स्पेयर। ठीक है, दो स्मॉल चार्ज स्पेयर है, एक स्पेयर सपोज ये है और एक स्पेयर ये है। ठीक है, हैविंग चार्जेस 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7, इसका है Q1, हम इसको मान लेते हैं Q1, और इस पर है चार्ज Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 कूलम। प्लेस्ड 30 मीटर अपार्ट इन एयर, एक दूसरे से उन्हें 30 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, यानी इनके सेंटर्स की। ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज में है। ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, एक ये है और एक ये है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, इन एयर, एयर में है यानी कि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होने वाला है, 1। हमें पता है एयर में है तो। ठीक है, क्योंकि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन चार्जेस के बीच में वर्क करने वाला फोर्स। चार्जेस के बीच में वर्क करने वाला फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स। तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, पहले देखो हम आर की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, 30 सेंटीमीटर, और 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये कूलम्ब है, एम केस में है, तो इसको भी हम एम केस में ही बदल लेंगे। ठीक है, या फिर एसआई में, मेनली हम पढ़ रहे हैं एसआई, तो एसआई में ये है, एसआई में ही हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब फोर्स आपको पता है, चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए सोल्व करना। सो एफ क्या होता है, वी नो, हमें पता है एफ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बताओ किसको पता है, जल्दी से बोलो। 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 होती है इसकी वैल्यू। के कितना है यहाँ पे, क्योंकि एयर की बात की है तो उसके लिए के 1 हो जाएगा। सो एफ कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, लेकिन स्क्वायर है ना डिस्टेंस का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 7 14 हो जाएंगी, अपॉन 3 3 जा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई देखो ये क्या है, 30 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा, 900। तो इसको हम 10 टू पावर 2 लिख लेंगे, और ये 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई 30 900 ही तो होगा ना। ठीक है, तो इसलिए 10 की पावर 2 आ गई, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 6 मल्टीप्लाई -14 पावर ऑलरेडी ये है, 9 ये है, तो देखो 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -14 मल्टीप्लाई, यहाँ
4 है और ये +2 है, तो ये -2 बची, -2 पर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 9 + 2 11, 14 - 11 कितने होंगे 3। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स कितना होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो इन चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा 6 × 10⁻³ लेकिन इस फोर्स का नेचर क्या होगा, देखो ये क्या है Q1 प्लस पॉजिटिव है ये, और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, बताओ रिपल्शन। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, तुम जाओ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये कैसा होगा, इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, क्लियर है, चलो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बेटा जितने इम्पोर्टेंट हमारी थ्योरी होती है इतने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो न्यूमेरिकल को हल्के में मत लेना, रोज रिवाइज करो न्यूमेरिकल्स भी, एटलीस्ट 15 से 20 न्यूमेरिकल हर रोज करो अपने, ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल्स में परफेक्ट हो पाओगे। नेक्स्ट, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, एक ग्लास रोड है उसको सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं, क्या बोला, चार्जेस अपेयर ऑन बोथ, दोनों पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, इन दोनों का ऐसे रब किया, दोनों पर चार्ज आ जाएगा। कैसे आता है चार्ज, यानी कि अब अगर हम ये किसी अदर ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, लेके जाएंगे ना, तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, यानी उसके अंदर चार्ज आ गया। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि ऐसी और भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके साथ भी ये फिनोमिनाज होती हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो फिनोमिना हुई है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे प्रूफ करती है, मतलब ये कैसे बताती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो ट्रू है। क्या हो रहा है, जब एक ग्लास रोड को आप एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हो तो दोनों पर चार्ज अपेयर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ना आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये आप थ्योरी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। ठीक है, इस पर मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी है और पूरा जब मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था वहां पे भी पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है, इट कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट, यानी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या होगा, इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ हाँ इतना हो सकता है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, हो सकता है यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर कोई और कंडीशन ऐसी हो सकती है, अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन जब आप दोनों का टोटल चार्ज निकालेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमें रूल पता है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, जब आपने कपड़े के साथ, क्लॉथ के साथ अपने इसको रब किया रोड को, तो क्या होता है, दोनों पर चार्ज आ रहा है। अब देखो होता एक्चुअल में क्या है, जो सिल्क क्लॉथ है ना, सिल्क क्लॉथ वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, क्योंकि चार्ज में हमारा क्या होता है, जब चार्ज ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होता है, जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है, यानी उसके पास लेस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करती है दूसरी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो उसके पास एक्स्ट्रा चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। कपड़ा है आपके पास इस तरह से, आप मानते हैं, और इस पे इस तरह से रोड लगी हुई है। ठीक है ना, ये इसने इसको पूरा कवर किया हुआ है इस तरह से कपड़े ने। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जो सिल्क क्लॉथ होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा अपने लिए रोड से, तो ये हो जाएगी रोड पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने क्या देखा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है
वो सिल्क क्लॉथ को दे रहा है, तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। बट जो इनका ओवरऑल टोटल चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही है। अगर किसी वजह से कपड़ा रोड को देगा, क्लॉथ रोड को देगा, तो क्या होगा, रोड हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर कम, लेकिन चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यही तो समझ में आ गया कि किस तरह से ये फिनोमिना हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करती है। सेट उसी पर बेसिस है ये पूरी फिनोमिना, उससे बाहर ये वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया और रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर ऐसा हो जाता सिल्क भी पॉजिटिव होता और रोड भी पॉजिटिव होती, तो उस कंडीशन में हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ वैलिड ही नहीं था। यहाँ मतलब था कि अदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो गए हैं, यानी कि और मोर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो क्रिएट होने का तो मतलब ही नहीं है। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 4 चार्जेस हैं, QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखा गया है। स्क्वायर क्या है? ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल साइज में होती हैं। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर, जिसके चारों कॉर्नर पर आपने चार्ज रख दिया है क्या? 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड यहाँ क्या है? -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, What is the force on a charge of 1 माइक्रोकूलम? एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, जो कहाँ रखा गया है? सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे जिसको आपने रखा है। आपको इस पर फोर्स पता करना है कितना है। सपोज ये क्या है? पॉइंट O। ठीक है, तो देखो अगर हम A की वजह से देखेंगे तो इस तरह से हमारे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी हमें। सिमिलरली अगर हम C की वजह से देखेंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए OD, और यहाँ पे OB। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेंगी? देखो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ACB में A B की वैल्यू है, B C की वैल्यू है। आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगी ये वैल्यू? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? सबसे बड़ी साइड है ना, हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100 का रूट 2 10√2 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 10√2। टोटल डिस्टेंस 10√2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5√2 हाफ जस्ट, और ये भी 5√2। ओके, सिमिलरली इधर होगी 5√2 और ये भी 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है आपको? A की वजह से O पर फोर्स, तो क्या होगा? FAO कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QO अपॉन ये डिस्टेंस R स्क्वायर। हम R ही मान लेते हैं डिस्टेंस को, ये R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन क्या होगी? ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट O है, तो डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे। पॉजिटिव चार्ज है ये और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन चली जाएगी हमारी ऐसे। ठीक है, रिजल्टेंट डायरेक्शन, क्योंकि 2 कूलम बड़ा है और 5 जो हमारा 1 कूलम है वो छोटा है, तो इस तरह से आउटवर्ड, इससे भी ऐसे आउटवर्ड जाएगी, इससे भी आउटवर्ड जाएगी, तो ये होगी डायरेक्शन फोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, चार्ज B की वजह से FBO। अभी हम वैल्यूज निकालेंगे इनकी, पहले हम इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB QO अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, QB और QO, QB क्या है? ये नेगेटिव है, तो इसमें इनसाइड होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है और B अगर हमारा यहाँ पे है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी चार्ज की? ये। ठीक है, ये O है, तो
ए से तो डायरेक्शन आउटवर्ड ऐसे हो गई, बी में ऐसे हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में अंदर आएगी, क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर आती है। ठीक है, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3, ओ सी के बीच में एफ सी ओ 1/4πε0 क्यू सी क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से ऐसे बाहर गई, ये क्या है हमारा चार्ज सी, तो इससे भी तो ऐसे ही जाएगी ना, क्योंकि हमने माना ये बड़ा है तो इससे ऐसे बाहर जा रही है, तो हम सी से भी तो ऐसे ही बाहर करेंगे ना। ठीक है, ओ की तरफ। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन हो गई। नेक्स्ट एफ ओ डी कितनी होगी, ओ से डी के बीच की डिस्टेंस 1/4πε0 क्यू डी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये है हमारा चार्ज डी, पॉइंट डी, और इसमें भी क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ऐसे हो जाएगी डायरेक्शन। अब देखो आप पहले फिगर समझो, उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। ए की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये आ रही है, ठीक है, और सी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है। दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल बट अपोजिट है फोर्स इनके। इक्वल चार्जेस है तो इक्वली फोर्स होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट, तो इसलिए जो नेट हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी ओ की वजह से जो चार्जेस होंगे सेम होंगे, बट वो क्या हो जाएंगे, 0। तो रिजल्टेंट कितना हुआ, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से 0। अब हम जाते हैं नेगेटिव चार्जेस पर। ठीक है, ये क्या है, एफ बी की जो डायरेक्शन है चार्ज बी की वजह से ये है, और एफ डी की डायरेक्शन क्या है, ये चार्ज डी की वजह से। दोनों नेगेटिव है तो इनमें इंटरनली जाएगी। आप क्या देख रहे हो, ये दोनों ऑपोजिट जा रही हैं, लेकिन अगेन दोनों चार्जेस सेम है हमारे, तो एफ बी ओ और एफ ओ डी की दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट 0। ठीक है, तो चारों चार्जेस की वजह से जो एफ नेट आएगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि सारे चार्जेस क्या हैं, एक दो जो अपोजिट चार्जेस हैं वो इक्वल बट अपोजिट है। ठीक है, जो अपोजिट कॉर्नर्स के चार्जेस है वो जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो इक्वल है बट अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए जो नेट फोर्स होगा टोटल वो कितना होगा, पॉइंट ओ पर 0। कितना होगा नेट फोर्स, 0। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया आपको ये न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल आपको समझ आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ आपको कैसे न्यूमेरिकल्स चाहते हैं और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। फील्ड लाइन में सडन ब्रेक्स नहीं आते हैं। ठीक है, वो ग्रेजुअली चलती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर हमारा टेस्ट चार्ज है और इससे फील्ड लाइन चली है तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता ऐसे गई अचानक ब्रेक आया अचानक बढ़ गई, ऐसे नहीं होगा, या फिर एकदम पीक आया फिर नीचे गई फिर पीक आया, ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली जाती है। ठीक है, वो कंटिन्यूस मूव करती है, उसमें सडन ब्रेक्स नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका रीजन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज के अराउंड क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करने पर क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फोर्स फील करेगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, सडन ब्रेक का मतलब समझते हो क्या है, अचानक कम या ज्यादा होने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है। सडन ब्रेक का मतलब है चार्ज जो है उसकी जो वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो 0 हो गया, 0, और वहां पर जो हमारा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, नो फोर्स, यानी वो भी क्या हो जाएगा, 0। आप इस बात का मतलब समझ रहे हो, देखो कि ऐसे ये चार्ज है और यहाँ पे अचानक से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड टूट गया, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे
इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्योंकि टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है और इस पॉइंट पे अगर कोई भी चार्ज होगा उस पर जीरो फोर्स वर्क करेगा। सिर्फ अब ये आगे गया, इसके पास फिर से चार्ज आ गया, इस पर फिर से फोर्स आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ चुका है, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है नेचर में। अगर आप एक चीज के पास हो तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, या फिर आप चार्ज के पास हो, करंट के पास हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और जैसे 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 आप दूर जाते हो उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है ना। ऐसे थोड़ी होता है आप एक रूम के अंदर खड़े हो, ठीक है, और उसके अंदर आपका फ्री वायर है कोई, यानी उसमें करंट, आपको करंट लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हो, भाई यहाँ पे हमारा सर्किट है और ऐसे यहाँ पे फ्री वायर पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या इफेक्ट होगा? शॉक लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आए आपको कोई शॉक नहीं लगा, फिर आप यहाँ चले गए आपको फिर शॉक लगा, और यहाँ जाने पर आपको कोई शॉक नहीं लगा, यहाँ आए आपको कोई शॉक नहीं लगा, और यहाँ जब आप यहाँ हो इन दोनों के बीच में तो आपको शॉक लग रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ इसके जितने पास होंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको शॉक लगेगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपकी जो शॉक लगने की जो एबिलिटी है इस चार्ज की शॉक देने की, ठीक है, जो करंट लगने की पॉसिबिलिटी है वो कम होती चली जाती है ना दूर जाने पर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सडन ब्रेक होता ही नहीं है, क्योंकि अगर सडन ब्रेक हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो ग्रेजुअल नहीं हो सकता है, विच इज़ नेचुरली नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सडन ब्रेक्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। जहाँ चार्ज है, हाँ ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ पे चार्ज है उसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जैसे आप दूर जाते जाओगे उस फील्ड की जो स्टेमिना होगा वो कम होता चला जाएगा वो फील्ड। लेकिन सडन ब्रेक है, यहाँ पे अचानक जीरो हो गया और फिर मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे फिर जीरो हो गया फिर मैक्सिमम आ गया, ये तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्यों नहीं क्रॉस करती हैं? आइए समझते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती है, ठीक है। तो जब ये ऐसे आएंगी तो ये इस तरह से, इधर भी पॉजिटिव है तो ये इस तरह से रिपेल करके ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। सिमिलर जब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो इससे आउटवर्ड जाती है पॉजिटिव से, और नेगेटिव में इनवर्ड एंटर करती हैं। अब ये एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर रही, इसका क्या रीजन है? अगर ये लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। ये पॉइंट क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी है और ये भी है, यानी अब जो आपका वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना वो दो डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए electric field line never cross to each other, because if they cross to each other at that point there will be two direction of electrical field which is not possible, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है। यहाँ देखो ये मिला ऐसे गया इससे और ये इसमें एंटर कर गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा करोगे तो आप दो डायरेक्शन हो जाएंगी कि पॉजिटिव चार्ज इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, ठीक है, या फिर चार्ज इधर भी जाने की कोशिश कर रहा है और इधर भी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ पॉलीथीन पीस रब विद वुल। एक पॉलीथीन का पीस है उसको वुल के साथ रब किया जाता है, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है? पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। मीन्स वूल पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, ओके। चार्ज कितना है वो? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁷ सो क्यू पी कितना है हमारा? नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है। पहले बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? यहाँ पे देखो क्यू पी पर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्यू डब्ल्यू है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज कब आता है? हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
पॉजिटिव वाली जो ऑब्जेक्ट होती है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है नेगेटिव वाले में। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है उसने यानी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया है। तो चार्ज किधर ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसका है, वूल का, और नेगेटिव चार्ज किसका है, पॉलीथीन का। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वूल टू पॉलीथीन। मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या है, वूल टू पॉलीथीन। तो पहले इसने पूछा है फ्रॉम विच टू विच, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होगी उसकी तरफ आएगा चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उससे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट आपको करने हैं। किससे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज का आपको फॉर्मूला पड़ता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, Q क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, यूनिट चार्ज मीन्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू है, ये भी है ये भी है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। निकाल लोगे, चलो निकालो। N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। तो N कितना हुआ, Q कितना है, ये QP 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से 0 यहाँ पे चला जाएगा, 30 हो गया। 30 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, N इज इक्वल्स टू 60 से 16 बन जा 16, 4 1 पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, 16 8 जा 128। ठीक है, ठीक है, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो आपका 1.87 के आसपास आएगा। तो यानी 1.87 अबाउट टू क्या हो गया, 1.9। 1.9 मतलब 2, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ये है प्लस 19 ये है, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो N कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाई 10⁻12। ओके क्लियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं हमारे, 2 मल्टीप्लाई 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या वहां पे मास का भी कोई ट्रांसफर हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सिंपल बात है वो अपना मास भी तो लेके जाएंगे। भाई मेरे हाथ में ही मार्कर है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है इसका मास है, लेकिन अगर ये जाएगा तो इसका मास भी तो जाएगा, चाहे वो कितना ही कम हो। जाएगा तो मास, लेकिन बहुत ज्यादा कम जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 10⁻31 किलोग्राम, मीन्स बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। और कितना होगा वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो N इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, N मल्टीप्लाई M ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको और मास निकालना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है आपका कितना आया है। क्लियर, आगे बढ़े। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल सीरीज आज के लिए खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीरीज में, अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में से थोड़े से टफ न्यूमेरिकल आपके साथ सोल्व करने वाली हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तैयारी से आना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये फिगर है, आपको 3 चार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, चार्ज पार्टिकल 1 2 एंड 3। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, यूनिफॉर्म है, कहीं कम ज्यादा नहीं हो रहा है ये। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, इन तीनों चार्जेस का हमें साइन बताना है। चार्ज 1 का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 का पॉजिटिव या नेगेटिव, और 3 का पॉजिटिव या नेगेटिव है। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, और किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चार्ज बताना है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज अट्रैक्ट
टूवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज। मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। मीन्स अगर हमारा पॉजिटिव फील्ड है तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, और जो अगर सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल होगा। तो अब देखो आप फिगर से ध्यान से, ये चार्ज है हमारा 1, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से ये दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव से दूर जा रहा है ना, तो यानी कि कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से दूर जा रहा है और पॉजिटिव के पास जा रहा है। नंबर 2, देखो ये भी क्या कर रहा है, ये भी पॉजिटिव की ही तरफ जा रहा है, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज। बट चार्ज 3 कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो चार्ज 3 अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो इट इज पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना, तो ये कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। सो द रिजल्टेंट इज चार्ज 1 and 2 आर नेगेटिव एंड चार्ज 3 इज पॉजिटिव। अब आपको फाइंड आउट करना है चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशो देखो क्या क्या होता है, उसने कहा है सबसे ज्यादा किसका है, चार्ज टू मास रेशो Q अपॉन M। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज टू मास रेशो होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही ज्यादा बेंड होगी, उतनी ही उस चार्ज की तरफ, उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर नेगेटिव चार्ज का चार्ज टू मास रेशो होगा तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बेंड होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज हो जाएगा उतना ही वो ज्यादा बेंड होगा। बट वहीं अगर मास ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, बेंड कम होगा। अब देखो हमारा कहाँ से निकल के आया, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, मीन्स एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू। ठीक है, बट क्लासिकल फिजिक्स में अगर आप जाते हो तो एफ कितना होता है, एम ए, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। तो यहाँ से ई क्यू इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एम ए के। तो यहाँ से देखो ई कितना आएगा, तो यहाँ से ए कितना आएगा, ए एक्सीलरेशन ई क्यू अपॉन एम। ठीक है, एक्सीलरेशन यानी वो कितना ज्यादा उस फील्ड की तरफ बेंड हो रहा है, कितना ज्यादा वो उस फील्ड में एक्सीलरेट हो रहा है। जितना ज्यादा वो एक्सीलरेट होगा वो उतना ही ज्यादा बेंड होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा बेंड हो रहा है, चार्ज 3 बेंड हो रहा है ना, सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है। तो इसलिए किसका चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा है, चार्ज 3 का, यानी इसका जो चार्ज है ना इन दोनों चार्जेस के कंपैरिजन में ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल इज हाइयर देन द नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर 2 चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये कितना बेंड होगा, कितना ज्यादा ये एक्सीलरेट हो रहा है इस फील्ड में। क्लियर है, समझ आ गया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।